तो गाइस, जैसा कि पिछले पार्ट में हमने अभी तक देखा, फ्रैंकी फूकरो को हरा देता है और यहाँ पर सोगे किंग और जोरो ज़ेब्रा और काकू से बचते हुए यहाँ से भाग रहे होते हैं, पर ये दोनों आपस में ही लड़ना शुरू कर देते हैं। जोरो, तुम बताओ इन दोनों में से ज्यादा ताकतवर कौन सा है, वो जिराफ या फिर वो वुल्फ? और सोगे किंग इन दोनों को आपस में भड़का देता है। अच्छा, मैं समझ गया, तुम उन्हें आपस में लड़वाना चाहते हो, है ना, ताकि आपस में ही लड़कर मर जाए। हाँ जोरो, तुमने सही कहा, पर थोड़ा सा धीरे कहो। पर ये दोनों इस बात को सुन लेते हैं। अच्छा, तो इसकी एक चाल है। उस फिर से इनके बीच में फाइट कराने की कोशिश करता है। क्या तुम्हें पता है, मैं बचपन से लेकर आज तक सिर्फ एक ही बात को सोचता था कि एक वुल्फ ज्यादा स्ट्रांग होता है या फिर एक जिराफ। और सुनकर ये दोनों फिर से लड़ना शुरू कर देते हैं और तभी जोरो को एक कमाल का आइडिया आता है और जोरो इनके साथ फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है। पर कैसे? सुनो सॉप, बस ऐसे ही रहना, अब तुम एक तलवार हो, समझ गए ना? और अपना उस सॉप बिल्कुल भी नहीं डर रहा होता और रो भी नहीं रहा होता है, बिल्कुल भी नहीं। उनिगिरी परफॉर्म करने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाता है। अरे जोरो भाई, ऐसा मत करना। पर जोरो इसकी बात नहीं सुनता है, जिसकी वजह से उस सॉप की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। उस सॉप बस हिला मत, और जोरो इन पर हमला कर देता है। पर इन दोनों को इससे कुछ भी नहीं होता है, उल्टा उस सब के ही चोट लग जाती है। अरे यार चॉपर, कहाँ पर हो? प्लीज जल्दी कराओ। यहाँ पर हम चॉपर और कुमाडोरी को देखते हैं जो कि एक दूसरे के सामने आ चुके हैं। अरे ओ मोटे, मुझसे फाइट कैसे करेगा? उसकी चिंता तुम मत करो, मैं इसे ठीक कर सकता हूँ। और अपनी छड़ी का यूज करके पतला हो जाता है। ये तुमने कैसे किया? चॉपर इसकी इस ताकत को देखकर इंप्रेस हो जाता है। तुम तो कमाल के हो, पर तुमने सीखा कैसे? अच्छा, तो तुम जानना चाहते हो? हाँ, मैं तुम्हें जरूर बताऊंगा। मैंने कई सालों तक पहाड़ों के ऊपर, समुद्र के किनारे कई जगह पर ट्रेनिंग की और उसके बदले में मुझे लाइफ रिटर्न मिला। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे कि तुम अपने हर एक ऑर्गन को कंट्रोल कर सकते हो, फर्क नहीं पड़ता चाहे वो बाल ही क्यों ना हो। अच्छा, मैं समझ गया। वैसे मैंने इस एबिलिटी के बारे में एक बुक में पढ़ा था, इसे बायो फीडबैक कहा जाता है। और चॉपर पर हमला कर देता है। इसके बाल चॉपर का पीछा करने लगते हैं, पर चॉपर इसके अटैक से बच जाता है। चॉपर उस पर हमला करता है, पर आयरन की बॉडी होने की वजह से कुमाडोरी को कुछ भी नहीं होता है। जैसा कि मैंने सोचा था, इन छोटे मोटे हमलों से इसे कुछ नहीं होने वाला। पर अगर मैंने 6 घंटे से पहले एक और रंबल बॉल खा ली तो मेरी बॉडी इसे सहन नहीं कर पाएगी और ना ही मैं इसे कंट्रोल कर पाऊंगा। पर मेरे पास और कोई चारा नहीं है, तो क्या मैं इसे इस्तेमाल कर लूं? और तभी कुमाडोरी अपने फायर वाले अटैक का यूज करके चॉपर पर हमला कर देता है। चॉपर समझ जाता है कि ये ऐसे नहीं टिक पाएगा और चॉपर एक और रंबल बॉल खा लेता है। मैं जानता हूँ ये रिस्की है, पर इसकी वजह से शायद मुझे एक मौका मिल जाएगा। मैं कुछ भी करके इसे 3 मिनट के अंदर खत्म कर दूंगा। और चॉपर उस रंबल बॉल को खा लेता है। चॉपर अपना रूप बदलने की कोशिश करता है, लेकिन ऐसा नहीं कर पाता और कुमाडोरी इसका फायदा उठा लेता है और चॉपर को मारकर पीछे गिरा देता है। जैसे मैंने सोचा था, तो रंबल बॉल खाने की वजह से मैं कंट्रोल नहीं कर पा रहा खुद को। पूरे रूम में आग फैल चुकी है और अगर मैंने कुछ नहीं किया तो वो मुझे मार देगा। जोरो और सोगे किंग ने मुझ पर भरोसा किया था। मैं अपने दोस्तों के लिए फिर से कोशिश करूंगा। मैं लड़ूंगा ताकि अपने दोस्तों को बचा सकूं। और मान लो तुम और नहीं लड़ सकते। और ऐसा बोलने के बाद फिंगर पिस्टल का यूज करके चॉपर पर हमला करता है। ये हमला सच में बहुत खतरनाक था और चॉपर घायल होकर नीचे गिर जाता है। लेकिन चॉपर फिर से खड़ा हो जाता है और कहता है कि अगर मैं इस पर अपने सबसे ज्यादा ताकतवर अटैक का यूज करके हमला करूं तो शायद मैं इसे हरा सकता हूं। मैं इसे हरा सकता हूं और इस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। पर तभी अचानक से चॉपर छोटा हो जाता है और कुमाडोरी इसे मारकर फिर से पीछे गिरा देता है। चॉपर फिर से ट्राई करता है और तभी किस्मत से इसे अपनी सही ट्रांसफॉर्मेशन मिल जाती है और चॉपर कहता है कि इसका लास्ट हमला होगा, एक ही बार में इसे खत्म कर देगा। और तेजी से कुमाडोरी पर हमला कर देता है और बोलता है कि ये इसका सबसे ज्यादा खतरनाक अटैक था, जिसकी वजह से कुमाडोरी की हालत खराब हो जाती है। तुम सच में बहुत ताकतवर निकले, पर इतने नहीं कि मुझे हरा दो। और चॉपर पर इंपैक्ट किक का यूज करके हमला कर देता है। चॉपर की हालत खराब हो जाती है और हम एक फ्लैशबैक को देखते हैं जब चॉपर कुरेहा के साथ रहता था और चॉपर कहता है कि मुझे माफ कर देना, मैं नहीं जानता कि आखिर वो सब हुआ कैसे। ये सुनकर कुरेहा इसे बताती है कि सुनो चॉपर, तुम उस पूरे के पूरे गांव को तबाह करने वाले थे, पर मेरी बात को हमेशा याद रखना, एक डॉक्टर हमेशा लोगों को बचाएगा। चॉपर सुनकर रोने लगता है और बोलता है कि मुझे माफ कर देना, मैं वादा करता हूँ कि दोबारा से ऐसा नहीं होगा। और प्रेजेंट में कुमाडोरी चॉपर को पकड़ लेता है। तुम इस हमले के बाद नहीं बचने वाले, आज तुम मर जाओगे। कुमाडोरी इस पर हमला करता है लेकिन चॉपर छोटा होकर बच जाता है। चॉपर एक और रंबल बॉल खा लेता है। माफ करना डॉक्टर कुरेहा, मुझे नहीं पता कि इन सब के बाद मैं बचूंगा या नहीं। जैसे कि डॉक्टर ने कंट्री को बचाने के लिए अपनी जान को दांव पे लगा दिया था, मैं भी ठीक वैसा ही करूंगा। मैं अपने दोस्तों के लिए इतना ज्यादा खतरनाक बन जाऊंगा कि मेरे सामने कोई नहीं टिक पाएगा। अगर मैं एक शैतान बनकर अपने दोस्तों को बचा सकता हूँ तो मैं इसके लिए तैयार हूँ, फिर चाहे मैं मर ही क्यों न जाऊँ। और चॉपर एक मॉन्स्टर के जैसा दिखने लग जाता है, बहुत ही ज्यादा बड़ा। भाई साहब चॉपर भाई। चॉपर धीरे धीरे करके बड़ा होने लगता है। कुमाडोरी चॉपर को देखकर डर जाता है और बोलता है कि तुम कौन हो, क्या तुम कोई शैतान हो? पर जो भी हो मैं तुम्हें हराऊंगा। और ऐसा बोलने के बाद चॉपर पर तेजी से फिंगर पिस्टल का यूज करके हमला करता है, पर चॉपर का इससे बाल भी बाका नहीं होता है। कुमाडोरी ये देखकर अपने फायर वाले अटैक का यूज करके चॉपर की आंख पर हमला करता है, पर चॉपर को खरोंच तक नहीं आती है। अच्छा, तो तुम ऐसे नहीं मानोगे, हाँ? और चॉपर पर अपने बालों का यूज करके हमला करता है। चॉपर उसे देखकर चिल्लाता है और कुमाडोरी इसकी आवाज सुन के ही बुरी तरह से डर जाता है और इसके बालों ने इसकी बात मानना बंद कर दिया। शायद मैं अब इससे नहीं बच पाऊंगा, पर अगर मैं मरूंगा तो सर उठाकर मरूंगा। और ऐसा बोलने के बाद इंपैक्ट किक से हमला करता है, पर अब कुमाडोरी का लड़ने का समय खत्म हो चुका है। चॉपर अपने हाथ को ऊपर करता है और तेजी से मारकर इसे नीचे गिरा देता है। यहाँ पर हम फ्रैंकी को देखते हैं जो कि कहता है कि इसे हराना सच में बहुत मुश्किल था, पर जो भी हो वो चाबी मुझे मिल गई। ये है नंबर 4 की चाबी। पर अगर नंबर 4 वाली चाबी इसके पास थी और कुमाडोरी के पास नंबर 3 की चाबी थी, बची वो लड़की वो 2 नंबर की चाबी पक्का खलीफा के पास ही होगी। और यहाँ पर हम खलीफा को देखते हैं जो कि नहा रही होती है। गाइस प्लीज अपनी आंखें बंद कर लीजिए। यहाँ पर नामी ठीक उसके सामने पड़ी हुई थी। मुझे लगा तुम ताकतवर होगी, मैं नहीं जानती कि तुमने मेरे साथ क्या कर दिया, पर कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें हरा कर रहूंगी। खलीफा खड़ी हो जाती है। नहीं दिखेगा गाइस, जो आप देखना चाहते हो नहीं दिखेगा। अगर तुम मेरी ताकत को पता कर पाई तो शायद तुम मुझे हरा सकती हो। और नामी सोचने लग जाती है कि ये सही कह रही है, इसके पास किस चीज की ताकत है। हाँ, लगता है मेरे पास मेरी ताकत फिर से आ गई है। अब मैं तुम्हें दिखाती हूँ मेरे हथियार की असली ताकत। अगर तुम्हें लगा कि मैं एक सुंदर और क्यूट लड़की हूँ तो तुम्हें गलत लगता है। क्यूट तो है वैसे नामी। और नामी थंडर चार्ज का यूज करके इस पर हमला करती है, पर 6 पावर की शील्ड की वजह से खलीफा इसके
अटैक से आसानी से बच जाती है। ये देखकर नामी एक स्माइल करती है और कहती है कि अपने ऊपर देखो, और खलीफा ये देखकर चौंक जाती है। क्या बादल, अब तुम कुछ नहीं कर सकती। और नामी अपने थंडरबोल्ट टेम्पो का यूज करके खलीफा पर बिजली से हमला कर देती है। ये हमला काफी ज्यादा खतरनाक था, पर खलीफा अपने डेविल फ्रूट की ताकत को यूज करके नामी के हमले से आसानी से बच जाती है और कहती है कि इसका अटैक बहुत अच्छा था, पर ऐसे करके इसे नहीं हरा सकती। मैंने कहा था ना कि अगर तुम्हें नहीं पता कि मेरी असली ताकत क्या है तो मुझे हराने का ख्वाब छोड़ दो। और नामी से कहती है कि मैं समझ गई, तुम थोड़ी देर पहले बबल्स में बदल गई थी, जिसका मतलब है कि इसने कोई बबल वाला डेविल फ्रूट खाया होगा। हाँ, तुमने सही कहा, जिसकी वजह से मैं एक सोप वाली वुमन बन चुकी हूँ। एक बार अपने पीछे देखो, मैं बबल्स को कंट्रोल भी कर सकती हूँ और अब मैं तुम्हें दिखाऊंगी मेरी असली ताकत। और खलीफा नामी पर हमला कर देती है और बोलती है, पता है क्या, ये बबल्स तुम्हारे शरीर की सारी ताकत को सोख लेंगे। जब तुम आई थी यहाँ पर पहले से ही कुछ बबल्स थे, इसलिए अब ये बहुत ज्यादा कमजोर हो चुकी है। और नामी को एक लात मार देती है और उसे पीछे गिरा देती है और कहती है कि ये मत भूल जाना कि डेविल फ्रूट की ताकत के अलावा भी मेरे पास 6 पावर्स की ताकत है। नामी एक और बार इस पर हमला करती है, लेकिन शील्ड की वजह से खलीफा इससे बच जाती है और खलीफा नामी के ठीक पीछे आ जाती है और कहती है, अब तुम्हें पता चलेगा इस डेविल फ्रूट की असली ताकत के बारे में। और ऐसा बोलने के बाद नामी के पैरों पर हमला कर देती है और अब इसके पैर बिल्कुल वैसे ही बन चुके हैं जैसे सांची के थे। मैं तुम्हें ठीक तुम्हारे दोस्त के जैसा बना दूंगी। यहाँ पर चॉपर बहुत गुस्से में आ जाता है, अपने हाथ को ऊपर करता है और पूरी ताकत से कोमाडोरी पर हमला कर देता है। और यहाँ पर फ्रैंकी धीरे धीरे करके दीवार के ऊपर चढ़कर चॉपर के पास जा रहा था। पता नहीं है चॉपर कहाँ पर होगा। तभी ऊपर से फ्रैंकी को एक आवाज आती है और एकदम से ऊपर की तरफ आ जाता है। फ्रैंकी सामने देखकर चौंक जाता है और चॉपर किसी शैतान के जैसा लग रहा था। चॉपर कोमाडोरी को पकड़ता है और उसे दूर फेंक देता है। फ्रैंकी देखकर हैरान रह जाता है और इसे समझ नहीं आता कि आखिर ये बंदा है कौन कि इसने एक CP9 के मेंबर को इतनी आसानी से हरा दिया। एक सेकंड रुको, ये टोपी तो वही है, चॉपर की टोपी। तो क्या ये चॉपर है क्या? और चॉपर फ्रैंकी पर ही हमला कर देता है। यहाँ पर मेन आइलैंड के ऊपर नेवी ऑफिसर्स सामने देखकर डरे हुए थे, क्योंकि कोमाडोरी इनके सामने घायल अवस्था में पड़ा हुआ था। और ये देखकर सभी लोग पूछते हैं कि ये आखिर किसने कर दिया। यहाँ पर रॉबिन को देखते हैं जो कि एक जगह पर जाकर रुक जाती है और पीछे को मुड़कर देखती है। रॉबिन, मेरी बात सुनो, अगर तुम्हें लगता है कि कोई तुम्हें बचाने के लिए आने वाला है तो तुम गलत हो। पहले वाला वो धमाका बस एक कल्पना थी। हम बहुत ही जल्द ब्रिज के उस पार पहुंच जाएंगे, जो कि गेट ऑफ जस्टिस के ठीक पहले है। और अगर एक बार हम वहाँ पर आ गए तो कुछ भी हो जाए, तुम नहीं बच सकती। बस एक ही चीज बचेगी और वो है पछतावा। और यहाँ पर लूफी तेजी से आगे की तरफ जा रहा था। रॉबिन, मैं बस आ गया। रॉबिन ने सुन लेती है। लूची सुनकर एक स्माइल करता है और स्पैंडम ये देखकर बुरी तरह से डर जाता है। सुनो मेरी बात, इसे लेकर आगे जाओ। यहाँ पर लूफी आगे बढ़ता है और एक जगह पर आकर रुक जाता है, क्योंकि लूची इसके सामने खड़ा था। आखिर तो मुझे मिल ही गए। मुझे खुशी हुई कि तुम यहाँ तक आ गए। शायद मैं यहाँ तक नहीं आ पाता। मैं यहाँ पर सिर्फ रॉबिन की वजह से हूँ और मेरे दोस्तों की वजह से भी। थोड़ी देर में मेरे सारे दोस्त भी यहाँ पर आ जाएंगे। और यहाँ पर चॉपर धीरे धीरे करके लॉ टावर के ऊपर चढ़ रहा था। उस पर जोरो भी CP9 से लड़ने की पूरी कोशिश कर रहे थे। उस सब तुम एक तलवार हो तो शान से लड़ो। और यहाँ पर नामी के पैर सोप के जैसे हो चुके हैं, जिसकी वजह से नामी अब खड़ी भी नहीं हो सकती है। पर जो भी हो, मैं इसे हरा दूंगी। ये सुनकर खलीफा कहती है कि तुम सुंदरता और ताकत में मेरे आसपास भी नहीं हो, इसलिए ये इसकी पूरी की पूरी बॉडी को चमका देगी सोप से, बिल्कुल सांची की तरह। नामी ये सुनकर कहती है कि अपना मुंह बंद रख ले, इसे एक बार खुद पर यूज क्यों नहीं करती। हाँ, मैं ऐसा कर सकती थी, पर मैं पहले से ही बहुत ज्यादा खूबसूरत हूँ ना, इतनी ज्यादा कि मुझे इसकी जरूरत ही नहीं है। तुम बस इंतजार करो, मैं बहुत ही जल्द तुम्हारे इस घमंड को तोड़ दूंगी। यहाँ पर फ्रैंकी को देखते हैं जो कि कहता है कि चॉपर सच में बहुत ज्यादा डरावना बन चुका है। पर कुछ भी हो, मुझे जल्द से जल्द जाकर खलीफा से उस चाबी को लेना ही होगा, वरना बहुत ज्यादा देर हो जाएगी। तभी फ्रैंकी ऊपर देखता है और यहाँ पर चॉपर था जो कि ऊपर चढ़ रहा था बिल्डिंग के ऊपर। यहाँ पर ओहिमो और काशी को देखते हैं जो कि अभी तक लड़ रहे थे। हम तुम्हें अंदर नहीं जाने देंगे, तुम सबने हमें धोखा दिया है। और ये देखकर एक ऑफिसर कहता है, सुनो मेरी बात, इन दोनों से लड़ने से अच्छा है कि हम एक पर हमला करें, इनके पैरों पर हमला करो। और नेवी वाले ठीक ऐसा ही करते हैं और काशी को नीचे गिरा देते हैं। पॉली ये सब देखकर कहता है कि लगता है ये लोग ज्यादा देर तक यहाँ पर नहीं टिक पाएंगे। और तभी नेवी वाले इस गेट को पार करके अंदर की तरफ आ जाते हैं और इन सभी ने मिलकर गैलीला और फ्रैंकी फैमिली को घेर लिया। यहाँ पर स्पैंडम रॉबिन को लेकर यहाँ से जाने लगता है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि पायरेट्स इतनी अंदर तक आ जाएंगे। CP9 वाला, तुम आखिर कर क्या रहे हो? उन सभी को अभी के अभी मार दो। रॉबिन ये देखकर चौंक जाती है। एक सेकंड रुको, जिस चीज को तुमने अभी पकड़ा है वो कोई ट्रांसपोंटर स्नेल नहीं है, उसे ध्यान से देखो। स्पैंडम इसे ध्यान से देखता है और देखता है कि ये कोई ट्रांसपोंटर स्नेल नहीं है, गोल्डन बेल है, यानी कि बस्टर कॉल को बुलाने का एक इकलौता जरिया। अरे ये क्या, मैंने इसे गलती से दबा दिया। यहाँ पर नेवी के हेडक्वार्टर को देखते हैं जहाँ पर बस्टर कॉल की कॉल आ चुकी है जो कि थी एनीज लॉबी से। सभी नेवी ऑफिसर्स ये सुनते ही तैयारी में लग जाते हैं। तुम सभी का टारगेट है एनीज लॉबी, जल्दी करो और 10 बैटलशिप्स को वहाँ पर भेज दो और साथ ही 5 वाइस एडमिरल्स को भी बुला लो। निशाना है एनीज लॉबी। यहाँ पर स्पैंडम बुरी तरह से हैरान हो चुका है। अरे यार, मैंने गलती से इसे दबा दिया, कुछ देर में वो सभी आते ही होंगे। और ये सारी की सारी बातें पूरे के पूरे एनीज लॉबी में ब्रॉडकास्ट हो जाती हैं। CP9 से लेकर नेवी ऑफिसर्स, फ्रैंकी फैमिली तक सभी लोग ये बात सुनकर हक्के बक्के रह जाते हैं। और स्पैंडम कहता है कि वैसे इसमें दिक्कत वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि मैं इन सबसे पहले ही यहाँ से निकल जाऊंगा और कोई बचेगा तो वो है वो पायरेट्स और नेवी के ऑफिसर्स। बकवास करना बंद करो, जैसे मैंने तुम्हें पहले कहा था, बस्टर कॉल सब कुछ तबाह कर देगी। आइलैंड पर मौजूद सभी लोग मारे जाएंगे, इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो कौन है, सब कुछ राख में बदल जाएगा। ये ऐसा होगा जैसे एनीज लॉबी जैसा कुछ था ही नहीं। और ये सारी बातें शहर के अंदर ब्रॉडकास्ट हो रही होती हैं और सभी लोग ये सुनकर बुरी तरह से डर जाते हैं। रॉबिन बोलती है कि ओहारा की तरह इसे भी तबाह कर दिया जाएगा। वैसे भी मुझे इन नेवी ऑफिसर्स की कोई भी जरूरत नहीं है। यहाँ पर जो भी लोग जिंदा हैं मेरे लिए किसी कबाड़ की तरह हैं। जब ये आइलैंड खत्म हो जाएगा तो सबको पता चल जाएगा कि उनके साथ क्या होता है, जो कि सरकार के साथ लड़ते हैं। इस आइलैंड पर इन सभी नेवी ऑफिसर्स की कुर्बानी एक इतिहास को रचेगी, इसलिए बेहतर होगा कि ये सभी लोग मर जाएं और कोई बचेगा तो वो हूँ मैं। मुझे नेवी ऑफिसर्स की कोई भी जरूरत नहीं है जो कि उन पायरेट्स तक को नहीं रोक पाए। वैसे तुम्हारा वो ट्रांसपोर्टर स्नेल कब से खुला था? ये सुनकर स्पैंडम बुरी तरह से डर जाता है और इसकी आंखें बाहर आ जाती हैं और इसका भांडा फूट जाता है। अरे ये क्या तुम सब लोगों ने ये सुन लिया? अगर सुन लिया है मेरी बात सुनो, ये मैं
हूँ, स्ट्रॉ हैट वाला। पर सभी नेवी ऑफिसर्स इसकी असलियत को जान चुके हैं। हमें पागल बनाना बंद करो, समझ गए ना? अब से हम तुम्हारी कोई भी बात नहीं सुनने वाले। और रॉबिन चिल्लाकर कहती है, अगर तुम सब लोग मेरी बात को सुन सकते हो तो प्लीज जल्द से जल्द इस आइलैंड को छोड़ दीजिए, वरना आप सभी लोग मारे जाओगे। पर स्पेंडम रॉबिन को पीछे गिरा देता है। सभी नेवी ऑफिसर्स ये सुनकर डर जाते हैं और उनमें से एक ने कहा कि बस्टकॉल सब कुछ तबाह कर देगी। यहाँ पर दादी कुकुरों को देखते हैं। पायरेट्स वाले बच्चों, तुमने सच में सरकार को हिला कर रख दिया। एनिस लॉबी जो कि वर्ल्ड गवर्नमेंट का एक आइलैंड है, कुछ ही देर में तबाह हो जाएगा। तो क्या इन सब का अंत होने वाला है या फिर किसी नई चीज की शुरुआत होने वाली है? और सारे नेवी ऑफिसर्स अपनी जान बचाकर भागने लगते हैं। अगर अपनी जान पे आ रही है तो यहाँ से भाग जाओ, एनिस लॉबी से बाहर निकलो। यहाँ पर काकू और जेब्रा इन्हें भी समझ में आ जाता है कि बस्टकॉल बस थोड़ी ही देर में आने वाली है, तो इन्हें ये सब कुछ जल्द से जल्द खत्म करना होगा और यहाँ से निकलना होगा। और यहाँ पर जोरो कहता है, सब मेरी बात सुनो, मेरे पास एक आइडिया है। बताओ भाई, क्या है? यहाँ से भागने का या इनसे बचने का? सुनो उसॉप, अब तुम कोई उसॉप नहीं हो, तुम एक महान तलवार हो। ये सुनकर उसॉप बुरी तरह से डर जाता है। साले जोरो पागल हो गए क्या? चॉपर कहाँ पर आ, जल्दी कराओ। और यहाँ पर चॉपर अभी भी उस बिल्डिंग के ऊपर चढ़ रहा होता है। यहाँ पर लूची लूफी से कहता है, बस्टकॉल थोड़ी देर में यहाँ पर आने वाली है और मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि तुम्हारी दोस्त इस दरवाजे की दूसरी तरफ है। और इस सुनते ही लूफी लूची पर एक जोरदार हमला कर देता है। मुझे बोलने का मौका तो दो। पर तभी लूफी इस पर फिर से एक पंच मार देता है। लूची भी इस पर लात मारता है, पर लूफी से डॉज कर लेता है और दोनों एक साथ तेजी से एक दूसरे पर हमला कर देते हैं। दोनों की ताकत कमाल की थी, इतनी ज्यादा कि ये दोनों दूर जाकर गिर गए, पर फिर से खड़े हो जाते हैं। और लूफी कहता है, मैंने कहा ना मेरे रास्ते से हट जाओ। तुम्हारी दोस्त बहुत पास है, पर आज के बाद तुम उसे कभी नहीं देख पाओगे। नहीं, मैं वहाँ पर जाऊंगा, देख लेना। और बाकी सभी लोग भी आगे बढ़ रहे थे। तो क्या ये सभी लोग रॉबिन को बचा पाएंगे या फिर ये सभी लोग भी ओहारा के स्कॉलर्स के जैसे एनिस लॉबी के अंदर मारे जाएंगे? तो गाइज, ये सब जानने के लिए अगला वाला पार्ट नहीं, यही वाला पार्ट देखिए। रॉबिन स्पेंडम से कहती है, प्लीज बस्टकॉल को कैंसिल कर दो। क्या कैंसिल कर दूं? तुम्हें क्या लगा मैं कहूंगा कि मैंने ये सब गलती से कर दिया? बस सभी मर जाएं, यही बढ़िया होगा। लूफी कुछ ही देर में आता होगा और बाकी सभी लोग भी। नहीं, वो नहीं आ सकता क्योंकि इस वक्त वो लूची के सामने होगा, इसलिए फर्क नहीं पड़ता कि बस्टकॉल एक्टिवेट क्यों ना हो जाए, तुम सबका मरना तय है। रॉबिन को मारकर पीछे गिरा देता है और इधर लूफी और लूची लूची को उठाता है और उसे दूर फेंक देता है। और उसे मारने के बाद रॉबिन के पास जाने लगता है, पर तभी लूफी को एक लात मार के उसे रोक देता है। लूफी उस पर गैटलिंग पिस्टल का यूज करके हमला करता है, पर लूची के सभी हमलों को डॉज कर लेता है और उसके अटैक को रोककर उसको ऊपर की तरफ उछाल देता है। लूफी वापस से इस पर हमला करता है, पर इस बार भी लूची ने इसके हमले को बहुत आसानी से रोक दिया। यहाँ पर हम नेवी ऑफिसर्स को देखते हैं जो कि अपने अपने हथियारों को छोड़कर इस जगह से भागने लगते हैं ताकि अपनी जान बचाकर भाग सके। और चिमनी और ये इसका पेट भी यहाँ पर देख रहे होते हैं सब कुछ। और तभी कुकुरो-सान यहाँ पर आ जाती है और चिमनी बताती है कि दादी, क्या आपको पता है अभी हमें एक अजीब सा रास्ता मिला और हम पायरेट वाले भैया को वहाँ पर लेकर गए और आपको पता है वो भैया वहाँ पर जाकर छोटे हो गए, पर छोटे होने से पहले उन्होंने एक बड़े से आइलैंड डोर को आसानी से तोड़ दिया। वो सही में कमाल के हैं। क्या उस लड़के ने ऐसा करा? यहाँ पर हम इस क्यूटी खलीफा को देखते हैं और अचानक से नामी को पकड़ लेती है और नामी पर अपनी गोल्डन बबल का यूज करके उसकी पूरी की पूरी बॉडी को सांझी जैसा कर देती है। तुम्हारी ये करने की हिम्मत कैसे हुई? नामी इस पर हमला करने की कोशिश करती है, लेकिन उससे पहले ही खलीफा इस पर इम्पैक्ट किक का यूज करके हमला कर देती है। पर ये क्या, जिसे ये किक लगी वो नामी थी ही नहीं, बल्कि ये तो उसका बस एक क्लोन था। और तभी नामी ठीक इसके पीछे आ जाती है। ये है मिराज टेम्पो। खलीफा फिर से नामी पर हमला कर देती है, पर नामी नहीं होती है। तुम आखिर हो कहाँ पर? सामने आओ। और तभी चॉपर यहाँ पर आ जाता है जो कि बहुत ज्यादा गुस्से में था। खलीफा इसे देखकर हकी बकी रह जाती है। ये क्या है? ये इतनी बड़ी कैसे हो गई? और यहाँ पर हम जोरो और उसॉप को देखते हैं जो कि कहते हैं, जाओ महान तलवारबाज, उन सभी की बैंड बजा दो। और काकू और जेब्रा के अटैक को आसानी से रोक देता है। जरा प्लीज यार इस अटैक को रोक दो यार। सुनो मेरी बात, वो तुम्हारी जैसे एक महान तलवार को देखकर डरे हुए हैं। महान तलवार नोस्ट्रॉम की ताकत को देखने के बाद क्या अगर ऐसी बात है तो मैं इन्हें हरा सकता हूँ। सुनो जोरो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, एक तलवार बनके जल्दी चलो और उन पर हमला कर दो। और जोरो इन दोनों को अपने पास बुलाने लगता है। ये दोनों आगे बढ़ने लगते हैं। अरे जोरो, मुझे चारे की तरह यूज करना चाहता है क्या? हम उन्हें आराम से हरा सकते हैं। और जोरो उस सबको किसी चारे की तरह यूज करने लगता है। और यहाँ पर चॉपर खलीफा के सामने आ चुका है। एक सेकंड, ये टोपी ये चॉपर है क्या? पर चॉपर तो बहुत क्यूट है, ये तो किसी शैतान की तरह लग रहा है। इसे क्या हो गया? हे खलीफा, उससे दूर हट जाओ। चॉपर ये तुम हो ना? पर तुम ऐसे कैसे बन गए? और तभी चॉपर नामी पर हमला करके उसे पीछे गिरा देता है। मैं समझ गई, अब तुम मुझे नहीं जानते क्योंकि हमें पहले जैसी नहीं दिख रही है ना। चॉपर ध्यान से देखो, ये मैं हूँ। नामी, क्या तुम मुझे भूल गए? और तभी चॉपर ने एक पानी से भरा हुआ कंटेनर उठाकर पीछे फेंक दिया जहाँ पर सांची पहले से मौजूद था। यहाँ पर खलीफा चॉपर को देखकर कहती है कि आखिर ये शैतान है कौन? वो मेरा दोस्त है। और चॉपर उस दीवार को तोड़कर रूम से आगे चला जाता है। ये ठीक नहीं है, मुझे चॉपर को रोकना ही होगा। और खलीफा कहती है, क्या वो तुम्हारा दोस्त था? वो भी इतना ज्यादा खतरनाक? लेकिन नामी इसकी बातों को इग्नोर करती है। खलीफा ये देखकर गुस्सा हो जाती है, मैं तुम्हें मार दूंगी। और टेम्पेस्ट किक से नामी पर हमला करती है, पर नामी कैसे भी करके उसके इस हमले से बच जाती है और नीचे अपने पैरों को देखती है जो कि अब बिल्कुल पहले जैसे हो चुके थे। मैं समझ गई, गीले होने की वजह से ये पहले जैसे हो गए। अगर मैं पानी के पास जाऊँ तो शायद बात बन सकती है, मैं ठीक हो जाऊंगी। और ऐसा बोलने के बाद नामी पानी के पास जाने लगती है, पर खलीफा इसे लात मार के पीछे गिरा देती है और बोलती है कि चाहे इसे पता लग गया हो कि इसे कैसे ठीक किया जाए, लेकिन तब भी ये इसे पानी के पास नहीं जाने देगी। और खलीफा वापस से अपने शीप क्लाउड का यूज करके नामी पर हमला कर देती है और कमजोर होने की वजह से नामी इस बार इसके हमले से नहीं बच पाती है। और फिर खलीफा ने अपनी फिंगर पिस्टल का यूज करके नामी पर हमला कर दिया। नामी हिम्मत करके एक बार फिर से खड़ी होती है और अपनी छड़ी को ऊपर करती है और एक बार और बादल बनाने लगती है। खलीफा ये देखकर कहती है, क्या एक बार और बादल? हाँ, मैंने कहा ना ये हमला काम नहीं करने वाला। एक सेकंड, मैं समझ गई। और खलीफा नामी को रोकने की कोशिश करती है, पर तब तक बहुत ज्यादा देर हो चुकी थी। बारिश की वजह से नामी की बॉडी बिल्कुल पहले जैसी हो जाती है और बोलती है, अब मैं तुम्हें दिखाऊंगी मेरे इस हथियार
की असली ताकत। और अचानक से नामी गायब हो जाती है। नामी मिराज टेम्पो का यूज करके अपने बहुत सारे क्लोन्स बना लेती है। अब समय आ चुका है इस फाइट को खत्म करने का। वैसे इन सभी का अब कोई भी फायदा नहीं है, क्योंकि अंत में तुम बस एक ही हो। तुम में से एक ही असली है। नामी कहती कि हाँ, इसने सही कहा। इन 5 मिराज में से कोई एक असली है और इनकी पावर्स 20% की परसेंटेज पर डिस्ट्रीब्यूट हो रखी है हर एक क्लोन के अंदर, जिसका मतलब है जो भी हमले इस पर करेगी वो इसकी असली पावर की 20% होंगे। और अब इसे अंदाजा लगाना होगा कि इनमें से कौन सा असली है। और ऐसा बोलने के बाद नामी इस पर थंडरबॉल से हमला कर देती है और इतने सारे थंडरबॉल होने की वजह से खलीफा इसे डॉज नहीं कर पाती है और नीचे गिर जाती है। नामी कहती है अगले अटैक के साथ ही मैं इस लड़ाई को खत्म कर दूंगी। भविष्यवाणी करना बंद करो लड़की, ये कोई भविष्यवाणी नहीं है। इस पूरे के पूरे रूम का टेम्परेचर और साथ ही मौसम मेरे कंट्रोल में है। अब तुम नहीं बच सकती खलीफा। और तेजी से नामी पर हमला करती है, पर वो भी नामी नहीं होती है। जैसा कि मैंने तुम्हें पहले कहा था, मुझे पकड़ने के चांसेस सिर्फ 20% है और आज के फॉरकास्ट के हिसाब से तुम कुछ ही देर में हारने वाली हो। और वापस से अपने क्लाउड टेम्पो को यूज करने वाली थी। ये देखकर खलीफा कहती है कि ये अटैक काम नहीं करने वाला इस पर, और क्लाउड शीप को तैयार करने लगती है। मैं तुम सभी पर हमला करूंगी। और ऐसा बोलने के बाद अपने टेडल वेव का यूज करके इन सभी पर हमला कर देती है। नामी इसे देखकर बुरी तरह से डर जाती है। अगर मैं उससे टकरा गई तो मेरा खेल खत्म हो जाएगा। और ऐसा बोलने के बाद अपने साइक्लोन टेम्पो का यूज करके एक रास्ता बना लेती है ताकि यहाँ से बच सके, और उसमें से होकर ये खलीफा के अटैक को डॉज कर देती है। पर इसकी वजह से नामी के सभी क्लोन्स गायब हो चुके थे। और तभी अचानक से खलीफा आती है और नामी पर फिंगर पिस्टल का यूज करके हमला कर देती है। अब मैं तुम्हें वापस ये नहीं करने दूंगी। नामी एक बार फिर से खड़ी हो जाती है और कहती है शायद तुम कुछ भूल रही हो। तुम भूल रही हो नेवी के द्वारा बताए गए एक फॉरकास्ट के बारे में। और अचानक से खलीफा पर हमला कर देती है। ये हमला बहुत ज्यादा खतरनाक था। तुम कितनी भी ताकतवर क्यों ना हो, पर मेरा फॉरकास्ट कभी गलत नहीं हो सकता। और खलीफा हार जाती है और नामी इस फाइट को जीत जाती है। यहाँ पर हम फ्रैंकी को देखते हैं जो कि धीरे धीरे करके ऊपर जा रहा था। मुझे कैसे भी करके चॉपर को रोकना होगा। और यहाँ पर रॉबिन स्पेंडम को चकमा देके यहाँ से भागने लगती है। निको रॉबिन रुक जाओ। यहाँ पर लूफी लूची पर हमला करता है और ये दोनों एक साथ एक दूसरे पर एक पंच मारते हैं। लूफी वापस से इस पर हमला करता है, लेकिन फिर से ये बंदा सारे अटैक्स को डॉज कर लेता है और लूफी को उठाकर पीछे फेंक देता है। और लूफी वापस से इस मौके का फायदा उठा के उस गेट की तरफ आगे बढ़ता है रॉबिन को बचाने के लिए। पर लूची इसे एक लात मार देता है बीच हवा में ही और पीछे कर देता है लूफी को। और यहाँ पर फ्रैंकी नामी के पास आ जाता है और कहता है नामी, क्या तुमने कहीं चॉपर को देखा क्या? हाँ मैंने देखा, पर उसे हो क्या गया है? मुझे भी नहीं पता है, क्योंकि तुम लोग भी अब नहीं जानते हो। तो अब सिर्फ एक ही रास्ता बचा है और वो है उसे मारना। ये सुनकर नामी इस बंदे को एक जोरदार पंच मार देती है। साले चुप कर जा, ठीक है ना? चॉपर को मारेगा तू? अगर तूने इस बात को वापस से बोला तो देख लियो, मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। फ्रैंकी ये सुनकर डर जाता है। अच्छा ठीक है, सॉरी भाई, माफ कर दो यार। पर वैसे हमें कुछ तो करना ही होगा ताकि उसे रोक सके। तो क्या तुम्हें इसकी इस फॉर्म के बारे में पहले से कुछ पता था क्या? नहीं, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता था, पर पक्का ये किसी डेविल फ्रूट की ताकत है। अगर ऐसा है तो एक तरीका जरूर होगा। वैसे छोड़ो, तुम तो सच में कमाल की निकली। तुमने इस लड़की को अकेले ही हरा दिया। हाँ? और इसी के पास है वो 2 नंबर की चाबी। और यहाँ पर जोरो और उसॉप ज़ेब्रा और काकू के साथ फाइट कर रहे होते हैं। पर तभी चॉपर यहाँ पर आ जाता है जो कि बहुत ज्यादा गुस्से में होता है। आखिर ये कौन है? 1 मिनट, ये टोपी, ये तो चॉपर है। पर आखिर इसे हुआ क्या? पर चॉपर जोरो पर हमला कर देता है। अगर ये चॉपर है तो ये हम पर हमला क्यों कर रहा है? मुझे क्या पता यार, मुझे बस एक चीज पता है और वो है कि हमारा खेल अब खत्म हो चुका है जोरो। चॉपर बहुत ज्यादा थका हुआ सा लग रहा था। देखकर लगता है कि इसने एक बहुत खतरनाक जंग लड़ी है। उसी से लड़ने के लिए चॉपर कुछ ऐसा बन गया होगा। ये शैतान कौन है? पर कुछ भी हो जाए हमें इसे खत्म करना ही होगा। ये सुनकर जोरो गुस्सा हो जाता है और चॉपर को बचाने के लिए अपने 66 फोनिक्स का यूज करके हमला कर दिया। तभी फ्रैंकी भी यहाँ पर आ जाता है और बोलता है कि चॉपर को मुझ पर छोड़ दो, मैं इसे ठीक कर दूंगा। और ऐसा बोलने के बाद अपने कॉप डिवाइन अटैक का यूज करके चॉपर पर एक जोरदार हमला कर देता है और चॉपर को यहाँ से नीचे गिरा देता है ताकि उसे ठीक कर सके। तभी नामी यहाँ पर आ जाती है। चिंता मत करो, फ्रैंकी पर भरोसा रखो, वो चॉपर को ठीक कर देगा। और नामी जोरो और उसॉप को आजाद कर देती है। अब तो तुम लोग गए, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि तुम्हारी मौत कब हो गई है। और ज़ेब्रा और काकू बुरी तरह से डर जाते हैं। और इस तरफ रॉबिन स्पेंडम को चकमा देके कहीं पर जा रही होती है। अब समय आ चुका है इस तलवार को यूज करने का। और स्पेंडम एक एलिफेंट वाली तलवार बाहर निकालता है और निको रॉबिन पर हमला कर दिया। बस काश वो मरना चाहे। उस तलवार की वजह से निको रॉबिन बुरी तरह से जख्मी हो जाती है। तुम कुछ भी कर लो, मुझसे नहीं बच सकती कभी भी। चलो अब दरवाजे के पास चलते हैं, तुम्हारी मौत की तरफ। निको रॉबिन। और यहाँ पर फ्रैंकी चॉपर को बिल्कुल पहले जैसा कर देता है। तुम तो कमाल के हो, तुमने ये सब बस निको रॉबिन को बचाने के लिए किया। वैसे कुछ भी हो जाए मुझे निको रॉबिन के पास जाना ही होगा, पर आखिर कैसे जाऊँ? तभी चिमनी और गॉनबे यहाँ पर आ जाते हैं। हम आपको गाइड करेंगे फ्रैंकी सान। कुकुरो भी यहाँ पर आ जाती है और चॉपर को देखकर कहती है ये जल्दी ही ठीक हो जाएगा, इसकी चिंता मत करना। अरे कुकुरो, तुम यहाँ पर क्यों आई हो? पर ये सब छोड़ो। और फ्रैंकी यहाँ से जाने लगता है। बाकी सभी को भी यहाँ पर लेकर आओ। इसके बाद हम एक पास्ट का सीन देखते हैं जब नामी ने फ्रैंकी से कहा था कि जब ये चॉपर को रोक देगा तो इसे चाबी को लेकर रॉबिन के पास जाए। क्या पता इस 3 और 4 नंबर वाली चाबी में से कोई एक रॉबिन की हथकड़ी को खोल दे। और जब ऐसा हो जाए तो इसे ट्रांसपोंडर स्नेल का यूज करके कॉल करे। और हाँ, जोरो और उस सब की जिम्मेदारी मुझ पर छोड़ दो। और फ्रैंकी सोचता है कि अगर ये लोग रॉबिन को बचा भी लेंगे तो बस्टर कॉल के आने से पहले ये लोग यहाँ से नहीं जा पाएंगे। अगर हम पीछे गए तो वाटरफॉल हमें खा लेगा और अगर आगे बढ़े तो CP9 और वो बस्टर कॉल हमें खत्म कर देगी। इसलिए हम जो कर सकते हैं वो करेंगे। और यहाँ पर जोरो ज़ेब्रा और काकू के साथ फाइट करने लगता है। काकू अपनी टेम्पेस्ट की का यूज करके जोरो पर हमला करता है पर जोरो से रोक लेता है। और पीछे नामी और उसप एक पत्थर के पीछे कवर में होते हैं और जोरो को चीयर अप कर रहे होते हैं। क्या बात है जोरो, तुम ये कर सकते हो। टक दे फट्टे जोरो, तू ये कर सकता है। और जोरो भी पंप में आकर आगे बढ़ने लगता है। मुझसे बच के रहना, अब मैं तुम्हारे इस गर्दन को काटने वाला हूँ। ये सुनकर काकू कहता है उसकी चिंता तुम मत करो। और इन दोनों में खतरनाक लड़ाई होनी शुरू हो जाती है। ज़ेब्रा भी ये सब कुछ पीछे से देख रहा होता है। काकू वो सच में ताकतवर निकला। और ज़ेब्रा को देखकर उसप इससे कहता है अब तुम मेरे साथ लड़ोगे। पर तभी ज़ेब्रा उसप की तरफ एक चाबी को फेंक देता है। जाओ और जाकर
अपनी दोस्त को बचा लो। मैं नहीं चाहता कि कोई मर जाए। जाओ बचा लो अपनी दोस्त को। उसॉप इस चाबी को लेने के लिए झुकता है और जैसा सोचा था ये इस ज़ेब्रा की एक चाल थी और तभी ये बंदा पेन पिस्टल का यूज करके उसॉप पर हमला कर देता है। दुश्मन पर कभी भरोसा मत करो। लेकिन उसॉप को ज्यादा कुछ नहीं होता, बस थोड़ा सा खून बहता है लगता है तुम मरकर ही मारोगे। और उसॉप को मारकर पीछे गिरा देता है। नामी इसे बचाने की कोशिश करती है लेकिन ये भी ज़ेब्रा के सामने कुछ नहीं कर पाती। ज़ेब्रा उसॉप को उसकी गर्दन से पकड़ लेता है अच्छा होता अगर तुम उसी तलवारबाज के साथ रहते तो शायद आज तुम जिंदा बच जाते। और उसॉप पर अपना आखिरी हमला करने ही वाला था पर तभी किसी ने ज़ेब्रा को मार के इसे पीछे फेंक दिया। और ये बंदा कोई और नहीं बल्कि सांजी होता है। सांजी यहाँ पर आ चुका है और जोरो इसे देखकर एक स्माइल करता है। ज़ेब्रा बहुत गुस्से में होता है और कहता है तू कौन है बे? मैं वही हूँ जो कि तुझे मार देगा। सांजी पर तुम ठीक कैसे हो गए? मुझे ज्यादा कुछ तो नहीं पता है पर ऊपर से मेरे ऊपर पानी गिरा जिसकी वजह से मैं ठीक हो गया। नामी सान आपसे मिलकर बहुत अच्छा लग रहा है क्यूटी भाई। और उसॉप सांजी से माफी मांगता है कि मुझे माफ कर देना, मैं उससे नहीं हरा पाया। हर किसी के पास अपनी एक यूनिक ताकत होती है। एक बार बाहर देखो। ये सभी लोग बाहर देखते हैं और देखते हैं कि गेट ऑफ जस्टिस बस खुलने ही वाला था और अगर रॉबिन एक बार वहाँ पर चली गई तो उसे बचाना नामुमकिन हो जाएगा। और इधर फ्रैंकी रॉबिन के पास जाने लगता है। काश 3 नंबर और 4 नंबर की चाबी काम कर जाए। और यहाँ पर चिमनी जोरो और इन बाकी सभी के लिए निशान बना रही थी आगे बढ़ने का ताकि उन सभी को भी रास्ते के बारे में पता चल जाए। और यहाँ पर काकू जोरो से कहता है कि इसने गलती कर दी, अगर इसकी जगह ज़ेब्रा से लड़ता तो शायद जीत पाता। ये सुनकर जोरो पाउली की बात को याद करता है। जब तुम उन सभी से मिल जाओ तो बोल देना कि तुम सबको नौकरी से निकाला चाहता है। और यहाँ पर फ्रैंकी फैमिली बस कल थोड़ी ही देर में आने वाली है इसलिए हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा दोस्तों। यहाँ पर नेवी के हेडक्वार्टर में एक आदमी कहता है कि 10 बैटल शिप्स निकल चुकी हैं। एनिस लॉबी को थोड़ी ही देर में तबाह कर दिया जाएगा। यहाँ पर सांजी कहता है इसे हराने की जिम्मेदारी मुझ पर छोड़ दो, यहाँ से जाओ सब जल्दी करो। और नामी सुनकर उसॉप को लेकर यहाँ से चली जाती है। और यहाँ पर ज़ेब्रा ने सांजी पर अपने बॉडी टेम्पो का यूज करके हमला कर दिया पर सांजी इसके अटैक को रोक लेता है। ज़ेब्रा अपने हाथ से धक्का देता है और सांजी को पीछे फेंक देता है। मुझे लगा था कि तुम ताकतवर निकलोगे पर ऐसा नहीं है। और सांजी के पास जाने लगता है। नामी उसॉप को लेकर यहाँ से जा रही थी। ज़ेब्रा इन्हें देख लेता है जाते हुए। क्या मैं उन्हें मार दूं? हाँ तभी सांजी इस पर एक किक मारता है पर इस हमले से इसे कुछ भी नहीं होता है। और सांजी पर पेन फिंगर पिस्टल का यूज करके हमला करता है पर सांजी इसके अटैक को डॉज कर लेता है और इसे बहुत तेजी से मारता है जिसकी वजह से इसे बहुत ज्यादा चोट लग गई थी। ज़ेब्रा की हालत खराब हो जाती है। बहुत बढ़िया। और सांजी के पास एक चाबी फेंक देता है। सुनो मेरी बात, क्या तुम रॉबिन को बचा लोगे? प्लीज बस मेरे लिए उसे बचा लो। सच बोलूं तो मैंने ये सब कुछ सबसे छुपा कर रखा। मैंने इस बात को छुपा कर रखा कि मैं उसका बड़ा भाई हूँ। मैं उससे काफी समय पहले बिछड़ गया था। क्या 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 ये सच है साले साहब? मैं नहीं भूल सकता जो कि मेरे साथ 20 साल पहले हुआ। करीब 20 साल पहले मैं और रॉबिन वेस्ट ब्लू में हम दोनों साथ खाते थे पर साथ ही खेला करते थे। हम बहुत खुश थे पर एक दिन कुछ गंदे पायरेट्स की नजर रॉबिन पर पड़ गई थी। मैंने एक पल के लिए नजर क्या हटाई, वो सभी लोग रॉबिन को लेकर वहाँ से जा चुके थे। मेरे पास कुछ नहीं बचा और उस दिन के बाद से मैंने रॉबिन को कभी नहीं देखा और उसके ऊपर बाउंटी भी लग गई थी। मैं नहीं चाहता कि रॉबिन मर जाए इसलिए प्लीज उस चाबी को ले लो और रॉबिन को बचा लो। और ये सब सुनकर सांजी चाबी को लेने के लिए नीचे झुकता है और बिल्कुल पहले के जैसे ही ये इसकी एक चाल होती है और सांजी पर हमला कर देता है। भाई पर सांजी इस चीज के लिए पहले से ही तैयार था। तुम्हें क्या लगा तुम कुछ भी कहोगे और मैं मान लूंगा? हाँ ऐसा नहीं होने वाला। और इसे सीलिंग के साथ चिपका देता है एक लात मारकर। झूठ ऐसा बोलो जो कि तुम्हारे लायक हो, तुम रॉबिन के भाई कभी नहीं हो सकते। सांजी चाबी को लेकर यहाँ से जाने लगता है। ज़ेब्रा इसके पीछे आता है इस पर हमला करने के लिए लेकिन सांजी इसके लिए भी तैयार था। बहुत हो गया तुम्हारा, मैं तुम्हें अभी इसी वक्त मार दूंगा। मैं तुम्हें दिखाता हूँ 6 पावर की असली ताकत। और ऐसा बोलने के बाद अपनी आयरन बॉडी टेम्पेस्ट का यूज करके तेजी से हमला करता है और सांजी बहुत दूर जाकर गिरता है। सांजी को गुस्सा आ जाता है और तेजी से घूमकर इसकी तरफ आगे बढ़ता है और तेज घूमने की वजह से सांजी के पैर में एक अलग सी ताकत आ जाती है। ये क्या है? तुमने ये कैसे किया? एक शैतान का पैर, ये तुम्हारी पूरी बॉडी को चला कर रखेगा। भाई साहब ये क्या भाई? तो गाइस सांजी की इस एबिलिटी का नाम है डियाब्ले जाम्बे जो कि बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लगती है। और सांजी तेजी से डियाब्ले जाम्बे का यूज करके इस पर हमला कर देता है। ये हमला सच में बहुत ज्यादा खतरनाक था और ज़ेब्रा दूर जाकर गिरता है और ज़ेब्रा की हालत खराब हो जाती है और सांजी अपना एक आखिरी हमला परफॉर्म करने के लिए आगे बढ़ता है। अच्छा अटैक था तुम्हारा पर हवा में जाकर तुमने एक गलती कर दी है। और मून वॉक का यूज करके सांजी के ठीक ऊपर आ जाता है और अपने मून लाइट 10 फिंगर्स का यूज करके सांजी पर हमला करता है पर सांजी ने इसके एक हाथ को अपनी टांग से पहले ही रोक दिया था। अब तुम नहीं बचने वाले। और वापस से डियाब्ले जाम्बे का यूज करके इस पर हमला कर देता है और ज़ेब्रा नीचे गिर जाता है बहुत तेजी से। और इसी के साथ सांजी ज़ेब्रा को फाइट में हरा देता है और इस तरफ जोरो और काकू की फाइट चल रही होती है। दोनों की ताकत बहुत ज्यादा थी, इतनी ज्यादा थी कि पूरा का पूरा लॉ टावर ही हिलने लगता है। अरे यार ये तो सच में पागल हो चुके हैं ये जोरो भी ना। और ऐसा बोलकर आगे बढ़ने लगता है सांजी और सांजी को चिमने के द्वारा बनाया गया गेट ऑफ जस्टिस तक जाने का रास्ता मिलता है। दीवार के ऊपर बहुत सारे सिंबल्स होते हैं डायरेक्शन के। लगता है लूफी इसी डायरेक्शन में गया होगा। रॉबिन जान बस इंतजार कीजिए, आपकी दोस्त बस आ ही गए। और स्पेंडम रॉबिन को लेकर ऊपर आ जाता है। सामने देखा रॉबिन, आखिरकार हम उस ब्रिज तक आ ही गए। गेट ऑफ जस्टिस या फिर यूं कहूँ तुम्हारा नर्क तक जाने का रास्ता वो खुल चुका है। एक बार अगर हम अंदर चले गए तो मैं पूरी गवर्नमेंट का नहीं पूरी दुनिया का एक हीरो बन जाऊंगा। मैं वो हूँ जिसने रॉबिन को पकड़ा और साथ ही उन सभी पायरेट्स को भी खत्म कर दिया। अब चलो आगे चलते हैं। पर तभी रॉबिन इसे धक्का देकर पीछे कर देती है और वापस से यहाँ से भागने लगती है। पर तभी आगे चलकर रॉबिन नीचे गिर जाती है। स्पेंडम बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और रॉबिन के ऊपर अपना पैर रख देता है। मैं तुम्हें कितनी बार कहूँ हाँ तुम यहाँ से नहीं भाग सकती। सच में तुम जैसी एक बेकार लड़की को जिंदा रहने का कोई भी हक नहीं है। अब चलो आगे चलते हैं। यहाँ पर नेवी की बैटल शिप्स तैयार हो जाती हैं और एक ऑफिसर कहता है कि बस 10 मिनट के अंदर ये लोग एनीज लॉबी पहुंच जाएंगे। और यहाँ पर फ्रैंकी लूफी के पास आ जाता है। अरे तू यहाँ पे क्या कर रहा है? साले भूल क्या तू? मैं रॉबिन को बचाने में तुम्हारी हेल्प करूंगा बुलक्कड़ से। चलो साथ में मिलकर इसे लड़ते हैं। नहीं तुम आगे जाओ, आगे जाकर रॉबिन को बचाओ। मैं इसको यहाँ पर पकड़ कर रखता हूँ, तब तक तुम रॉबिन को बचाओ। अच्छा अगर ऐसा है तो सब कुछ मुझ पर छोड़ दो। रॉबिन को बचाने की जिम्मेदारी मेरी है। और यहाँ पर जोरो कहता है कि लगता है इस फाइट को खत्म करने का समय
आ चुका है और मुझे तुम्हें हराना होगा। और जोरो अपनी दो स्वर्ड्स को बाहर निकालता है। तुम्हें सच में लगता है तुम मुझे हरा दोगे? हाँ, वो तुम्हें पता चल जाएगा। और टावर क्लाइंब का यूज करके जिराफ पर हमला कर देता है, पर अपनी शिप की वजह से काकू बच निकलता है। और क्योंकि अभी जोरो हवा में था, काकू इस मौके का फायदा उठाता है और अपनी लंबी गर्दन का यूज करके इसे पीछे फेंक देता है। काकू बोलता है कि तुम्हें क्या लगा लंबी गर्दन मेरी कमजोरी होगी? तो ये देखो। और ऐसा बोलने के बाद काकू ट्रांसफॉर्म होने लगता है और एक CRT टीवी में बदल जाता है, पुराने टाइम की टीवी। अबे ये क्या है? तुम काफी ज्यादा भोले निकले। एक बार मेरे पैरों को देखो, ये है टेम्पेस्ट किक। अबे साले लड़ना है तो ठीक से लड़ ले। वैसे ये मेरी एक चाल थी ताकि मैं तुम्हें उलझा सकूं। अपने ऊपर देखो। और काकू जिराफ शावर का यूज करके जोरो पर हमला कर देता है। जोरो पर हमले होने शुरू हो गए, जिसकी वजह से जोरो को बहुत सारे कट्स लग जाते हैं और इसका खून बहने लगता है। तुम बस एक तलवारबाज हो, एक तलवारबाज लोहा कभी नहीं काट सकता। क्या तुम चाहते हो कि मैं इसे तुम पर ट्राई करूं? हाँ? और जोरो अपने दोनों हाथों को किसी गोरिल्ला की तरह बढ़ा लेता है। दोनों एक दूसरे पर हमला करते हैं, लेकिन जोरो की ताकत ज्यादा होती है और काकू पीछे गिर जाता है। और यहाँ पर लूफी और लूची लड़ रहे होते हैं और फ्रैंकी रॉबिन को बचाने के लिए यहाँ से जाने ही वाला होता है कि तभी लूची इसके सामने आ जाता है। पर तभी लूफी बीच में आकर फ्रैंकी की जान बचा लेता है। फ्रैंकी सुनो, जल्दी जाओ और रॉबिन को बचा लो। पर तुम इसे कैसे हराओगे? चलो साथ में लड़के इसे हरा देते हैं। मैं इसे हरा दूंगा, तुम जाकर रॉबिन को बचाओ वरना देर हो जाएगी। लूफी को देखकर फ्रैंकी को एक फ्लैशबैक याद आ जाता है। फ्रैंकी लूफी में अपने आप को देखता है और उसी समय को याद करता है जब टॉम सान को बचाना चाहता था। फ्रैंकी ने अपनी पूरी कोशिश की, जबकि इसे पता था कि उस ट्रेन को ये कभी नहीं रोक सकता, लेकिन फिर भी फ्रैंकी ने कोशिश की थी। फ्रैंकी ये सब मुझ पर छोड़ दो, मैं इसे हरा दूंगा यार, तुम जाओ। और तभी लूची ने एकदम से मून वॉक का यूज किया और लूफी को मारकर पीछे गिरा देता है। लूची फ्रैंकी के ठीक सामने आ जाता है और फिंगर पिस्टल का यूज बस करने ही वाला होता है कि तभी लूफी इसका हाथ पकड़ लेता है। तुम्हारी लड़ाई मुझसे है। और इस तरफ काकू जोरो पर बहुत सारे हमले करना शुरू कर देता है। जोरो बहुत मुश्किल से खुद को संभाल रहा होता है, लेकिन तभी काकू एक गलती कर देता है। काकू ने कहा कि तुम मरोगे बिल्कुल अपने दोस्तों की तरह, उसी औरत की तरह जो कि सरकार का काम पूरा होते ही मारी जाएगी और बस्टर कॉल इसके सारे दोस्तों को मार देगी, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। जोरो ये सुनकर बहुत गुस्से में आ जाता है और जोरो के अंदर से एक अजीब सी ताकत निकलने लगती है, जैसे कि ये किसी शैतान की पावर हो। काकू ये देखकर घबरा जाता है। आखिर ये क्या है? मैंने इस आदमी में अभी किसी शैतान को देखा, पर आखिर ये था क्या? तुमने क्या कहा कि वो सभी मारे जाएंगे? हैं? तुम बहुत ज्यादा बोलते हो, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी। और जोरो के आसपास अंधेरा छाने लगता है। यह है डीमन और 9 स्वॉर्ड स्टाइल असुरा। ये बिल्कुल ऐसा था कि जैसे जोरो के पास किसी शैतान की पावर आ चुकी है। काकू ये देखकर हैरान हो जाता है और जोरो अपने सभी दोस्तों को याद करता है कि कैसे सभी लोग अपनी पूरी ताकत लगा रहे हैं रॉबिन को बचाने के लिए। और जोरो काकू के अटैक को बहुत आसानी से रोक देता है। जोरो की ताकत बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। मैंने इसे हराने के लिए तुम्हें चुना है आसुरा। और आसुरा सिल्वर मिस्ट का यूज करके काकू पर तेजी से हमला कर देता है। इस अटैक की वजह से काकू हार जाता है, अपनी नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है और जोरो इस लड़ाई को जीत जाता है। ए, सुनो, गैलीला कंपनी की तरफ से तुम्हें एक मैसेज है, तुम्हें नौकरी से निकाला जाता है गद्दारी के जुर्म में। ये सुनकर काकू वाटर 7 में बिताए हुए अपने पलों को याद करता है और बोलता है, मुझे माफ कर देना पाउली, वाटर 7 में बिताए हुए वो पल मैं कभी नहीं भूल सकता। हे, सुनो जोरो, ये लो वो चाबी। और काकू उस चाबी को जोरो को दे देता है। तभी सांजी भी यहाँ पर आ जाता है और कहता है, अबे ओ हरे बालों वाले, जल्दी कर इस चाबी को मुझे दे। और सांजी काकू को हारा हुआ देखकर एक स्माइल करता है, जैसा कि मुझे उम्मीद थी। सांजी चलो आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर हम कुकरो और चिमनी को देखते हैं, जो कि बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे थे रॉबिन को बचाने के लिए। और यहाँ पर स्पेंडम, सामने देखो रॉबिन, उस गेट को पार करते ही तुम कभी नहीं बच पाओगी। चलो आगे चलते हैं। रॉबिन उस गेट को देखकर डर जाती है और वापस से पीछे की तरफ भागने लगती है। मैं तुम्हें कितनी बार समझाऊं, तुम यहाँ से नहीं भाग सकती। लेकिन रॉबिन डर के मारे यहाँ से भागने लगती है, पर तभी स्पेंडम इसे दोबारा से पकड़ लेता है। बहुत हो गया तुम्हारा, चला मेरे साथ। लेकिन रॉबिन अपने दांतों से उस ब्रिज को पकड़ कर रखती है। मेरा टाइम वेस्ट करना बंद कर दो, मैं कितनी बार समझाऊं कि तुम नहीं बच सकती अब। और यहाँ पर लूफी बहुत बुरी तरह से पिट रहा होता है लूची से। और तभी लूची अचानक से फ्रैंकी के ठीक सामने आ जाता है। जैसा कि मैंने पहले कहा था, तुम आगे नहीं जा सकते, बकवास करना बंद कर। और स्ट्रॉन्ग हैमर का यूज करके लूची पर हमला करता है, पर लूची की आयरन बॉडी सभी के मुकाबले बहुत ज्यादा ताकतवर होती है। जैसा कि मैंने सोचा था, ये ताकतवर है। हाँ, तुमने सही कहा, मैं उन सबसे बहुत ज्यादा ताकतवर हूँ। और फ्रैंकी को मार के इसे पीछे गिरा देता है। अब तुम्हें मरना होगा। और फ्रैंकी को बस मारने ही वाला था, पर तभी लूची बहुत पीछे जाकर गिर जाता है अचानक से ही। पर ये कैसे हुआ? और फ्रैंकी ये देखकर चौंक जाता है। पर कैसे? ये किसने किया? क्या ये तुमने किया? तुम हो क्या चीज? यह सेकंड गियर। सुनो फ्रैंकी, इसे मुझ पर छोड़ दो, अब मैं इसे आराम से हरा दूंगा। जाओ और जाकर रॉबिन को बचाओ। और जैसे ही फ्रैंकी आगे बढ़ा, उसके सामने था लूची। लूची भी फाइट के लिए बिल्कुल तैयार हो जाता है। मैंने कहा था ना, तुम यहाँ से नहीं जा सकते। लूची अपनी लेपर्ड वाली फॉर्म में आ जाता है। तभी लूफी इस पर हमला कर देता है और इसे तेजी से मारकर पीछे फेंक देता है। क्या तुम भूल गए? इस फॉर्म में मैंने तुम्हें बहुत आसानी से हरा दिया था। हाँ मैं जानता हूँ, तब मैं कमजोर था, लेकिन अब मैं तैयार हूँ। लूची ने अपनी फिंगर पिस्टल का यूज करके हमला किया, पर लूफी की स्पीड बहुत ज्यादा होती है और आसानी से इसके अटैक को डॉज कर देता है। और लूफी बजूका अटैक का यूज करके लूची को पीछे गिरा देता है। फ्रैंकी ये सब देखकर रॉबिन के पास जाने लगता है। सुनो फ्रैंकी, प्लीज उसे कुछ भी करके बचा लेना। ये सब मुझ पर छोड़ दो लूफी। लूची एक बार फिर से खड़ा हो जाता है। दोनों एक दूसरे के आमने सामने होते हैं, यानी कि इस सीरीज के पिछले 3 थंबनेल्स जस्टिफाई होने वाले हैं और अब लूची और लूफी एक दूसरे के आमने सामने आ चुके हैं। तो गाइज क्या लगता है आपको, कौन जीतेगा इन दोनों में से? नीचे कमेंट्स में मुझे जरूर बताना। और इस सीरीज का 26th पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है। तो गाइज यही थी आज की वीडियो। तो गाइज आज की वीडियो आपको कैसी लगी नीचे कमेंट्स में मुझे जरूर बताना। और इस वीडियो का लाइक टारगेट रखते हैं 18K लाइक्स। तो ठीक है गाइज, और मिलते हैं अगली वीडियो में।